Very good morning. Let's start. Start. फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की, क्या है कैसा है। जैसे सबसे पहले थोड़ा इतिहास पढ़ा, लेमैन टर्म्स में मीनिंग पढ़ा, फिर डेफिनेशंस वगैरह बात की, फिर हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको समझा, फिर माइक्रो मैक्रो में कैसे डिस्टिंक्शन होता है वो समझा, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है बहुत सारे, वैसे इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ेगा, आपको आंसर्स भी देगा। तो प्रॉब्लम है क्या ये समझने के लिए एक थोड़ी छोटी सी कहानी समझते हैं। तो बचपन में मैंने किताब पढ़ी थी, तो शायद तुमने भी पढ़ी हो, रॉबिन्सन क्रूजो। पढ़ी है? तो मैंने अली बाबा, 40 चोर, अलादीन और उन सब के साथ साथ ये रॉबिन्सन क्रूजो, ट्रेजर आइलैंड, इंग्लिश वाले, ये सब पढ़े। रॉबिन्सन क्रूजो की कहानी कुछ इस तरह से है कि वो इंसान कहीं जा रहा होता है शिप से, और उसका शिप बीच में खराब हो जाता है। उसका शिप बीच में खराब हो जाता है, तो वो किसी आइलैंड पे स्टक हो जाता है। ये है वो आइलैंड, और यहाँ पे उसका शिप जो है खराब होके वो स्टक हो जाता है। ठीक है। अब उस टाइम में जब ये कहानी है, उस टाइम में ये टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, या होगा भी आपके पास मोबाइल फोन तो आइलैंड पे कौन सा सिग्नल आने वाला, बराबर। तो अब होता कुछ यूं है कि यहाँ इस आइलैंड पे और बाकी के भी लोग रहते हैं, कम्युनिटी वाले, हम उनको नाम दे देते हैं कम्युनिटी। और रॉबिन्सन क्रूजो को एक दिन एक्सप्लोर करते करते इस आइलैंड के बीचों बीच एक गोल्ड माइन मिलती है। गोल्ड माइन मिलती है, ये कहानी में नहीं है, मेरा पार्ट है। तो गोल्ड माइन मिलती है। तो गोल्ड माइन का, अभी देखो, अभी चार क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने रखूंगा, यही हर इकोनॉमी को आते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या सीखे थे, कि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन सबकी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, लेकिन ये जो गोल्ड माइन है, क्या ये रिसोर्स लिमिटेड है? यस, सिंपल। तो अब सबसे पहला सवाल आता है इन दोनों के पास, रॉबिन्सन क्रूजो और कम्युनिटी दोनों के पास, कि व्हाट इस गोल्ड का क्या करें, गोल्ड से क्या क्या बना सकते हैं। क्या क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, क्या बना सकते? ज्वेलरी? क्या बोल रहे हो तुम? वही वही ज्वेलरी सब आ गया उसमें। उसके अलावा गोल्ड को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है गोल्ड के बहुत सारे। जैसे तुमने सुना होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, सुना है? तो या उसके अलावा बहुत सारे गोल्ड के आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है, मान लो। तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, ये है सबसे पहला सवाल। फिर सपोज करो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये आपने डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन करे तो करे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है ये आप हो सकता है लेबर का इस्तेमाल करके बना सकते हो, या फिर हो सकता है आप मशीनों का इस्तेमाल करके बना सकते हो। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, कौन सी टेक्निक है जो यूज करनी है? नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बना रहा हूं, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे बनाना है, मशीन्स का इस्तेमाल करके, लेकिन किसके लिए बनाऊं? क्या आप सबकी जरूरतें, सबके वांट सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं।
और लास्ट हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि रिसोर्स जो है मेरा लिमिटेड है, तो अगर सब कुछ मैं अभी इस्तेमाल कर दूंगा तो क्या फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। फ्यूचर के लिए कितना रखना है, फ्यूचर प्रोविजन क्या करके रखना है ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी गोल्ड मिले? तो ये हैं 4 सवाल। इनको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक एक करके वापस से इनको डिटेल में समझते हैं। कहानी समझ में आई सबको? रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड पे फंसा है, गोल्ड मिला, कम्युनिटी भी है हमारे पास। ठीक है, तो गोल्ड का करना क्या है? तो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देयर आर 4 प्रॉब्लम्स। ये what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth. ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है what to produce। तो सपोज करो अगर मैं तुमको एक सवाल पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल सारे रिसोर्सेस, जैसा कि हमें पता है कि ये लिमिटेड है, अगर सारे रिसोर्सेस को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या तब भी वो लिमिटेड ही होंगे? यस। तो सपोज करो एक कंट्री लेते हैं नॉर्थ कोरिया। अभी नॉर्थ कोरिया के जितने भी रिसोर्सेस हैं क्या वो लिमिटेड है? यस। बॉन्ड्स अनलिमिटेड है? यस। तो इन नॉर्थ कोरिया के रिसोर्सेस से मैं क्या बनाना चाहता हूँ? क्या मैं डैम्स बनाना चाहता हूँ या फिर मैं आर्म्स और एम्यूनिशन बनाना चाहता हूँ? ये मेरे पास सवाल है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब वो कंट्री डिसाइड करेगी उनको क्या बना है। वो क्या बना रहे हैं वैसे? आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो वो कंट्री स्पेसिफिक वो डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। एक ही चीज को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव टेक्निक्स होते हैं हमारे पास। जैसे आपको नॉर्मल कॉटन क्लोथ भी बनाना है तो आप हाथ से बना सकते हो। हैंड लूम्स होते हैं हमारे पास, फिर पावर लूम्स होते हैं, और आजकल मार्केट में ऑटोमेटिक लूम्स भी होते हैं। ये डायरेक्टली मशीनें आपको बना के दे देगी। लेकिन कौन सी टेक्निक है जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हो? अगर मैं और एग्जांपल दूं इसमें, तो हमारे पास बैंक्स सर्विस प्रोवाइडिंग में भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं बैंक्स में। जैसे आप इंसानों को काम पे रख सकते हो। जैसे आप एसबीआई में जाते हो 1:30 बजे, तो वो क्या बोलते हैं आपको? लंच टाइम। उसी जगह जापान में क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी बैंक बनाई, एक ऐसी ब्रांच खोली जहां पे एक भी आदमी काम नहीं करता, सारे रोबोट्स काम करते। अब रोबोट तुमको बोलेगा क्या लंच टाइम नहीं करके? तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें? एक ही सर्विस, दोनों बैंकिंग सर्विस ही प्रोवाइड करें, लेकिन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें? फिर नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्योंकि सबकी जरूरतें आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट। तो किसके लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए वो रिसोर्स इस्तेमाल करना है? और लास्ट है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सब कुछ अभी इस्तेमाल कर दोगे, करंट कंजम्पशन कर दोगे, तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपको फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कितना प्रोविजन करके रखना है, कितना अभी इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास है चौथा सवाल। ठीक है, हैव यू गॉट इट ऑल द 4 क्वेश्चंस? सब मेरे साथ है? ओके। तो चैप्टर का नाम क्या है? क्या? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसके आगे? लो पढ़ लो। चैप्टर रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने बताया हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम्स है। कौन से? What to produce, how to produce, for whom to produce, future provision। सिंपल, फ्यूचर प्रोविजन कितना करके रखना है, थोड़ी होती है।
अवेयरनेस। आगे बढ़े। तो ये जो चार सवाल है इनके सॉल्यूशंस भी है, इनके सॉल्यूशंस भी है। इस सॉल्यूशन का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि क्या? इकोनॉमिक सिस्टम refers to the sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in a society। कि किस तरह से मैं मेरी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम हमारा सॉल्यूशन है। इसमें तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटलिज्म। तो आते हैं वापस से हमारी कहानी पे, रॉबिन्सन क्रूजो वाली। तो कैपिटलिज्म यानी कि क्या? ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। कैपिटलिज्म यानी कि क्या? इस कहानी में ये गोल्ड से वो क्या करने वाले हैं, या कौन डिसाइड करेगा कि गोल्ड से क्या करे? सिंपल, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। ये दोनों बोली लगाएंगे, रॉबिन्सन क्रूजो और कम्युनिटी वाले बोली लगाएंगे। जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, ये गोल्ड माइन किसकी होगी? उसकी। तो सपोज करो रॉबिन्सन क्रूजो के पास अनाप शनाप पैसा है, वो बोली लगाता है और वो बोली जीत जाता है। तो अब होगा क्या? इस गोल्ड माइन का मालिक कौन बन गया? रॉबिन्सन क्रूजो। सिंपल, क्लियर है? तो जिसके पास जितना पैसा, वो उतने रिसोर्सेस कंट्रोल कर सकता है, ओन कर सकता है। ये है कैपिटलिज्म। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और वो क्यों करते हैं ये? प्रॉफिट के लिए। सिंपल। तो जो भी चीज बिकाऊ है, जो भी चीज लीगल है, उसको आप खरीद सकते हो। आपके पास बस क्या चाहिए? पैसा। सिंपल। जितना पैसा, उतने ज्यादा रिसोर्सेस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ओन कर सकता हूँ। ये है कैपिटलिज्म। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है इसमें? गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है। गवर्नमेंट बोलती है हम हर छोटी छोटी चीज में अपनी नाक नहीं घुसाएंगे, वो काम तुम करो। प्राइवेट वालों को बोलते हैं तुम करो। आपको बेसिक सवाल पूछता हूँ। क्या आपके घर में पीने का पानी आता है? यस। कौन प्रोवाइड करता है पीने का पानी? अंबानी या फिर गवर्नमेंट? सिंपल। यूएसए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैपिटलिज्म का। यूएसए में पीने का पानी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करते। कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको पीने का पानी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वहां पे ऐसा है कि आप पीने का अलग से पानी नहीं आता, टैप वाटर ही पीते हैं नॉर्मल। तो और सुनो, तुम्हारे यहाँ पे कचरा साफ करने वाले क्लीनलीनेस वाले लोग आते हैं। हर रोज गाड़ी वाला आया घर से, आते हैं, आते हैं ना? कौन है ये लोग? अंबानी, अदानी या फिर गवर्नमेंट? अगेन गवर्नमेंट। वहां पे क्लीनलीनेस के लिए भी गवर्नमेंट काम नहीं करता। किसको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट, आप सोच सकते हो इतनी बेसिक सी चीज तो इंडिया में दे रहे हैं ये सब गवर्नमेंट वाले, वहां पे वो नहीं देते। वहां पे बोलते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को हमने काम दिया हुआ है, वो देख लेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में रखना चाहती है। गवर्नमेंट का ये काम है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन संभाले में कंट्री का, बाकी ये सब काम प्राइवेट वाले तुम करो। इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ पे मेजोरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरे इंडिया में, वो सब गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू आते हैं। एमएसईबी गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन यूएसए में अगेन ये सब कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर वाले। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि गवर्नमेंट ने अपना रोल बहुत लिमिटेड रखा हो। इवन अगर मैं और थोड़ा एग्जांपल्स दूं, कनाडा में एक जानवर पाया जाता है। सिर्फ कनाडा में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है, बट कनाडा में ज्यादा पाया जाता है सील। सील्स, वो पेंगुइन जैसे
पेंगुइन नहीं बट सील्स अलग होते हैं, देखे होंगे तुमने नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी पे। तो इन सील्स के जो लेदर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसका मार्केट बहुत अच्छा खासा है। तो इस सील्स को मारने के लिए कनाडा में स्पेशल लाइसेंस इशू किया जाता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस इशू किया जाता है, वैसे ही कनाडा में सील्स को मारने के लिए लाइसेंस इशू किया जाता है। वहां पे लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सील्स को शूट करते हैं और फिर लेदर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज वहां पे, मतलब सारी चीज, जो भी चीज बिक सकती है ना वो सब खरीदी भी जा सकती है। आपके पास क्या चाहिए? पैसा। जितना ज्यादा पैसा उतने रिसोर्सेज आप ओन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपने बियर ग्रिल्स का नाम सुना है? कौन है बियर ग्रिल्स? मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है ना? उसमें वो आदमी आता है, कुछ भी खाता है, कीड़े मकोड़े। उसके खुद के बहुत सारे आइलैंड्स है खरीदे हुए। कैन यू इमेजिन, आइलैंड पूरा खरीदा हुआ। रोनाल्डो पता है सबको, उनके भी आइलैंड्स खरीदे हुए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो भी चीज बिक सकती है वो चीज खरीदी भी जा सकती है। आपके पास क्या चाहिए? तो ये है कैपिटलिज्म। कुछ रियल लाइफ कंट्रीज अगर मैं बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, ये सब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। ठीक है। कैपिटलिज्म के और दो नाम भी है, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेसिस फेयर इकोनॉमी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं कैपिटलिज्म के। सबसे पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी चीज, जैसे मैंने बताया, आप सब कुछ ओन कर सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, फैक्ट्रीज खरीद सकते हो, मशीनरी, माइंस, जो भी चीज बिकाऊ है वो सब खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज लीगल। लोगों के पास फॉरेस्ट के फॉरेस्ट है वहां पे, यूएसए, फॉरेस्ट पूरा खरीद लिया, जस्ट इमेजिन। तो ऐसा हो सकता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप किसी भी इकोनॉमी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो लीगल होनी चाहिए। आप गन्स भी खरीद सकते हो यूएसए में, पता है आपको ये चीज? लेकिन इंडिया में आप गन्स नहीं, इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत आपकी जान पहचान चाहिए ऊपर तक, तभी आपको गन इशू की जाती है लाइसेंस के साथ होगा। हाँ, लीगल। फिर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, आप किसके पास भी काम कर सकते हो, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो, जो भी लीगल है। ड्रग्स वगैरह वहां पे भी अलाउड नहीं है, तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर ये सब कर क्यों रहे हैं वो लोग? रिसोर्सेज कोई ओन क्यों करता है? मेन रीजन है उसका प्रॉफिट मोटिव, सिंपल। फिर कंज्यूमर सॉवेरेंटी, यानी कि कंज्यूमर को किंग माना जाता है कैपिटलिज्म में। जो कंज्यूमर चाहता है वो चीज बनाई जाती है। जैसे सील का जो मैंने बताया एग्जांपल, लेदर वाला, ये कंज्यूमर चाहता है इसलिए तो वो बन रहा है। अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम करना बंद कर दिया तो बनाना बंद हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन। बायर्स और सेलर्स दोनों में कंपटीशन है, दिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट। और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं करते, गवर्नमेंट के लोग वहां पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते रोजमर्रा के कामकाज। ठीक है। तो ये है कैपिटलिज्म का बेसिक ओवरव्यू। आर यू विथ मी? समझा कैपिटलिज्म? ठीक है। तो जैसे मैंने चार प्रॉब्लम्स बताए। कौन से चार प्रॉब्लम्स है हमारे पास? व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे पहला, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom, एंड फ्यूचर प्रोविजन। तो कैपिटलिज्म जो है, जिसमें हमने देखा कि जितना आपके पास एम विटामिन है, आप उतने ज्यादा रिसोर्सेस ओन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्या आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव इमेज बन रहा है? तो गलत है ये इमेज, क्योंकि मैं को एक बात बताओ, क्या जापान इंडिया से आगे है? यस। क्या यूएसए इंडिया से आगे है? यस। क्या ये जो भी कंट्रीज के नाम जो मैंने बोले, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी के फैसिलिटीज में क्या ये इंडिया से आगे है? तो बुरा कैसे हो? सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। इन चार सवालों के जवाब कैपिटलिज्म कैसे देता है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ।
जापान का अलग ही केस स्टडी है। जापान में कैसा सीन है ना अभी फिलहाल, कि जापान, इंडिया की पॉपुलेशन हर साल ग्रो हो रही है, जापान की पॉपुलेशन हर साल कम हो रही है। और वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम जिसको बोलते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बहुत अच्छी खासी है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है इन एज कंपेयर टू यंग। तो यंगस्टर्स जो है ये पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, बूढ़े लोगों का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है क्योंकि पेंशनर्स होते हैं ये सारे लोग, बराबर। तो उनकी इकोनॉमी पे अभी बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है, इसलिए वो ज्यादा ऑटोमेशन कर सकते हैं। इंडिया में आप इतना ऑटोमेशन करोगे तो वो बहुत हानिकारक होगा क्योंकि हमारे पास बहुत पब्लिक है जो बेरोजगार है, सिंपल। तो वो कंट्री स्पेसिफिक है। और ये जो प्रॉब्लम है ना गिरती हुई पॉपुलेशन का, ये सिर्फ जापान नहीं फेस कर रहा है, ये दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इंडिया में जो वो अच्छी बात है ना कि शादी करो एक राइट टाइम पे और फिर फैमिली प्रेशर देते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, वो एक अच्छी बात है इस सिनारियो में, क्योंकि इंडिया में जितना भी यंग पॉपुलेशन है उतना किसी कंट्री में नहीं। नॉट इवन चाइना, चाइना में पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, अब उन्होंने वो पॉलिसी हटा दी है ये सब बाहर का देख के आजू बाजू। इवन रशिया, रशिया में भी हर साल पॉपुलेशन गिर रहा है। तो यू कैन इमेजिन किस सिचुएशन में है। हाँ पॉपुलेशन वाइज बस चाइना को बस ऐसे क्रॉस ही करेंगे, इसी स्पीड से बढ़ते रहे ना, मैं बताया था बस अभी ऐसा है। एक न्यूज़पेपर आता है संध्या, नहीं, आनंद, संध्या आनंद करके ऐसा कुछ तो न्यूज़पेपर है। उसमें ना रोज एक छोटे से कॉलम में है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड में कॉलम में पॉपुलेशन होता है आज का। हाँ देख, तो अच्छी बात है पॉपुलेशन कम होना, ये बुरी बात होती है। हमारे पास पॉपुलेशन अच्छा है बट इस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करें ना, वो हमें सीखना आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास चार सवाल थे। सबसे पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका जवाब कैपिटलिज्म कैसे देता है, उसका जवाब आप ही दोगे मुझे। देखो सिंपल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो दो बिजनेस है, एक क्लोथ्स का और एक सपोज करो सुपर कार्स का। क्लोथ्स वाले बिजनेस में आपको प्रॉफिट जो होने वाला है वो होने वाला है 30%। सुपर कार्स के बिजनेस में आपको 45% प्रॉफिट होने वाला है। कौन सा बिजनेस करोगे? सिंपल। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा, सिंपल, तुम नहीं आंसर देना। तो what to produce, the main aim of an entrepreneur is to earn as much profits as possible। तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा वही चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रे? हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसका जवाब भी तुम ही दोगे। देखो सपोज करो तुमने सुपर कार्स डिसाइड किया, इसको बनाने के दो तरीके, लेबरर्स का इस्तेमाल करो या मशीन्स का इस्तेमाल करो। लेबरर से खर्चा आने वाला है 5 करोड़ रुपए, मशीन से खर्चा 1 करोड़ रुपए। कौन सी टेक्निक? तो हाउ टू प्रोड्यूस जिसमें कॉस्ट सबसे कम, सिंपल, जिसमें कॉस्ट सबसे कम। तो हाउ टू प्रोड्यूस विच, दैट टेक्निक विच रेंडर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। फिर नेक्स्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। एग्जाम्पल लेते हैं, आईफोन। सबसे महंगा वाला आईफोन कितने में आता है? चल मान ले 2 लाख ले लेते हैं, ठीक है, एकदम सब कुछ कवर ववर लिया तुमने और चार्जर लिया तो 2 लाख तक चले गए, 2 लाख तक चले गए, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 लाख का फोन रखना, क्या ये हर किसी के बस की बात है? हर किसी की कैपेसिटी में बैठता है 2 लाख का फोन ओन करना? नहीं। लेकिन फिर भी एप्पल बनाता है, एप्पल बेचता है, 5 मिनट के अंदर इनका पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। तो ये किसके लिए बना रहे हैं? यानी कि
सिंपल वर्ड्स में जो ये अफोर्ड कर सके उसके लिए ही बना रहे हैं। मतलब उनका सिंपल सा कहना है दोज हु हैव द बाइंग कैपेसिटी वही खरीदो, सबके लिए नहीं है, वही खरीदो। तुम्हारे पास बाइंग कैपेसिटी है तो तुम हमारा फोन खरीदो, तुम्हारे पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो टाटा बाय बाय, सिंपल। बराबर है। तो बाइंग कैपेसिटी डिसाइड कैसे होती है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जितना ज्यादा आप कमाओगे उतनी ज्यादा आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यही है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सबके लिए नहीं है, जो खरीद सके, जिनके पास, दोज हु हैव द बाइंग कैपेसिटी, उनके लिए ही बनाया जा रहा है। सिंपल। अब रोल्स रॉयस की एक गाड़ी 5 करोड़ से 21 करोड़ 40 करोड़ तक जाती है गाड़ियां। देख, तो ये सबके बस की बात है क्या? फिर भी बिक रहा है ना, किसी कोई बना रहा है, कोई खरीद रहा है, सबके बस की बात नहीं है, तो वो सबके लिए बना भी नहीं रहे। those who have the buying capacity, and buying capacity depends on income। ठीक है, तो 4 सवाल। पहला सवाल क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका जवाब क्या है? जिसमें प्रॉफिट ज्यादा। सेकंड सवाल, उसका आंसर जिसमें कॉस्ट कम। क्लियर है। थर्ड सवाल, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए? जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है। बाइंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन इनकम। ठीक है, सब मेरे साथ है। फिर लास्ट हमारे पास जो सवाल है वो है फ्यूचर प्रोविजन। उसको समझने के लिए 3 चीजें समझनी पड़ेगी, दैट इज कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन और सेविंग्स जो है वो कौन करता है? कंज्यूमर्स। एक कंज्यूमर कमाने जाता है 1 लाख रुपए, सपोज करो उसने 20,000 रुपए खर्चा किया, कंज्यूम किया, तो बचे कितने रे? 80 लाख। अंबानी थोड़ी है वो। तो 80,000 हमारे पास बच रहे हैं। तो कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों का काम, दोनों करने का काम किसका है? कंज्यूमर। एंड सेविंग्स डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? मान लेते हैं 8%। ठीक है, 8% आपको डिपॉजिट पे मिलता है। वही अगर मैं तुमको ऐसी स्कीम बताऊं जिसमें 21 दिन में पैसा डबल, तो तुम पूरे खानदान का पैसा लाके डिपॉजिट करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा, सेविंग्स उतनी ज्यादा। सिंपल। और नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है ये कौन करते हैं? ये करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न पे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 बिजनेस तुमको बोलूं, एक है कार वॉश का और दूसरा है मोबाइल रिपेयरिंग का, दोनों बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है आजकल। कार वॉश के बिजनेस में तुमको 15% प्रॉफिट होने वाला है, मोबाइल रिपेयरिंग में तुमको 50% प्रॉफिट होने वाला है। विच बिजनेस? तो रेट ऑफ रिटर्न, कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट्स करते। क्लियर है। तो ये है कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। इनकी वजह से फ्यूचर प्रोविजन डिसाइड होता है, कितना आज सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है वगैरह। क्लियर है सबको? तो 4 सवाल जो थे उसमें से पहला सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम का। पहला सॉल्यूशन दैट इज कैपिटलिज्म। क्या तुम मुझे 2 कंट्री के नाम बता सकते हो कैपिटलिज्म वाली? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, कनाडा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंट्रीज है। ओके, क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई पॉइंट समझा नहीं है, ऐसा कुछ है? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं थोड़ी सी अच्छी बातों के बारे में और बुरी बातों के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मेरिट्स यानी कि अच्छी बातें। तो जैसे मैंने बताया, चैप्टर का नाम सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी नहीं है, उसके आगे क्या था? रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म।
अभी प्राइस मैकेनिज्म होता क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर अलग से चैप्टर भी है। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड यानी कि लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो टू बाय, तो सप्लाई क्या होगा, टू सेल, टू बाय टू सेल। ये लेमैन टर्म्स में इनके मीनिंग है जो कि गलत है, हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरैक्शन से प्राइस का पता लगता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं। 2020 में क्या आया था, कोविड, बराबर। नॉर्मली अगर तुम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाओ तो तुमको कितने में मिलता है, मैक्सिमम सर के ऊपर से पानी ये मिलता है 2000 रुपए में, मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूं मैं तुम। लेकिन कोविड के टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई था नहीं, तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। और यही जो 2000 रुपए में बिकता था वो 15,000, 20,000 और उससे भी कई गुना ज्यादा तक बिकने लगा। इवन द सेम केस विद रेमडेसिविर मेडिसिन और बाकी के जो मेडिसिन थे। रेमडेसिविर मेडिसिन कितने में मिलती है, 900 रुपीज मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 900 रुपीज। जेनेरिक में लेने जाओ तो और सस्ता, लेकिन बिक कितने में रही थी, 80,000, 90,000 तक खरीदी है लोगों ने कोविड के टाइम पे। तो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से प्राइस डिसाइड होता है, इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। और कैपिटलिज्म में ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, इसमें प्राइस मैकेनिज्म ही काम करता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा उस चीज का फिर वैसे वैसे प्राइस बढ़ने लग जाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है वो ओन कर सकते हो। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज लग रही होगी आपको कि प्रॉपर्टी खरीदना मतलब क्या, कि मतलब प्रॉपर्टी है, हम इंडिया में भी तो करते ही है ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज लग रही होगी। लेकिन जो हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ना, सोशलिज्म, तो तुम्हें ये बहुत अनकॉमन लगेगा। इसलिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है इन कंट्रीज में, क्या ये सच है, डू यू एग्री? यूएसए क्या हमसे आगे है, जापान आगे है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट है वहां पे। जापान की तो इतनी, मतलब जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इतना सा कंट्री है, इतना सा, मतलब मेरे ख्याल से पूरा महाराष्ट्र भी नहीं, इतना लैंड मास भी नहीं है उनके पास, बहुत छोटा सा कंट्री है। और बहुत सारी चीजें वो इम्पोर्ट ही करते हैं। फिर भी आज दुनिया में थर्ड नंबर पे है जापान, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। यूएसए सबसे पहले आता है, जिसका ऑलमोस्ट जीडीपी जो है वो है 25 ट्रिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है चाइना, 19 ट्रिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है जापान, जो है 5 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना और यूएसए का समझ सकते हैं रे, उनके पास लैंड मास उतना ज्यादा है। जापान देखो, इतना सा कंट्री है बट फिर भी टोयोटा जापान, होंडा जापान, रेनॉल्ड्स पेन इस्तेमाल किया है कभी, जापान, कैसियो। resources are used in activities which are in which they are most productive, सारी productive चीजों में resources use किए जाते हैं। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी होता है, अगर एक प्रोसेस में लग रहा है कि टाइम बहुत लग रहा है तो डेवलप की जाती है नई मशीन्स, टाइम सेव किया जाता है लोगों का। जैसे चैट जीपीटी, सुना है सबने चैट जीपीटी के बारे में, मैंने बताया भी था आपको। अच्छा तुम्हें पता है चैट जीपीटी। अब मेरी छोटी बहन ने क्या हुआ कि उसको एक फॉर्मल लेटर लिखने को मिला, पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सनल लीव वाले लेटर लिखे रहेंगे तुमने भी बचपन में, है ना, अपने दिमाग से। इसने क्या किया, क्वेश्चन डाला पूरा चैट जीपीटी पे, लेटर लिख के आ गया पूरा का पूरा, बस कॉपी करो। तो टाइम एफिशिएंसी, जितना टाइम हमारे पूर्वजों को लग रहा था कोई वही चीज करने में, उससे बहुत कम टाइम हमें लग रहा है, इससे और कम टाइम आगे वाली जनरेशन को लगेगा। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम रखते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स बेटर इंसेंटिव्स, जो काम अच्छा कर रहा है उसको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस आपके एफिशिएंट होते हैं उसकी वजह से। कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर्स का बहुत फायदा हो जाता है, बराबर है। मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग और पता नहीं कितने तो भी जायंट्स
हमारे यहाँ पे इंडिया में पिज्जा के भी बहुत कम लोग हैं, पिज्जा हट वगैरह वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा पिज्जा के ऑप्शन है। तो जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा कंपटीशन, कंज्यूमर का फायदा। और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन कंट्रीज में भी ज्यादा है। जैसे जापान में जाओ, यूएसए में जाओ। जापान में तो मेरे जो रिलेटिव गए थे उन्होंने ऐसा बताया कि वो कार चला रहे थे, मतलब हाईवेज पे वहां पे कार चला रहे थे, तो वहां पे टोल के लिए रुकते ही नहीं। और ये सिस्टम अभी हमारे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। वो टैग लगाते हैं, फास्ट टैग। वहां पे वो चीज वो 10 साल पहले से कर रहा है कि गाड़ियां रुकती ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे तो भी बैरियर्स है, वो ओपन होता है वगैरह, रुकते रुकते हैं। वहाँ पे इतना फास्ट निकलते हैं कि वो टैग ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है। 80 90 100 मिनिमम स्पीड। जर्मनी में जाओ तो वहां पे नॉर्मल स्पीड जो हाईवेज पर होता है वो होता है 200 km/h, नॉर्मल स्पीड। हाँ, हाँ तो अभी देख तू, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब कहाँ के हैं? वैगन कहाँ का है? जर्मनी। ऑटोमोबाइल हब बोलते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो भी होते हैं ना, उनका सपना होता है एक ही कंट्री, वो होती है जर्मनी। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज्यादा है। फिर कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब प्रिजर्व किए जाते हैं। आपको हक मिलता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सको। दे रिवॉर्ड द मैन ऑफ इनिशिएटिव, जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं अच्छा काम करेगा उसको जॉब से निकाला जाएगा, पनिश किया जाएगा। जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर के केस में आपको पता होगा, फायर एक जूम कॉल लिया, सबको वीडियो ऑन करने बोला, यू आर फायर्ड, यू आर फायर, हंस रहा था, किसी को फायर करते हैं। तो ऐसा है। तो कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेमोक्रेसी होती है, और ज्यादा रिस्क टेकिंग, ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। जैसे शार्क टैंक जो है, ये आप सबने देखा होगा, सुना होगा। इंडिया में बहुत अभी अभी आया है, जस्ट दूसरा सीजन अभी खत्म होने पे है, या हो चुका है मेरे ख्याल से। बट यूएसए वगैरह में ये बहुत टाइम से है शार्क टैंक। और उसमें ऐसा था, एक पिच ऐसा था कि एक आदमी आया था अपना प्रोडक्ट लेके। वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा था कि दरवाजे के अंदर, मतलब दरवाजे के अंदर जो लोग रहते हैं रेसिडेंस में, वहां पे एक अंदर के साइड में कैमरा हो का स्क्रीन होगा, और बाहर के साइड पे कैमरा लगा है दरवाजे के बाहर, ताकि तुमको पता चले कि आया कौन है। एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो इसको फंडिंग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाकी के जो शार्क्स थे वहां पे, उसने उन्होंने बोला कि आपको कैमरा की क्या जरूरत है, आप वो पीप होल जो रहता है ना, बीच में होल रहता है दरवाजों में, उससे देखो, बराबर है। तो इसको फंडिंग नहीं मिला। इसका प्रोडक्ट 1 महीने में इतना फेमस हो गया कि ये बहुत ज्यादा, बिना फंडिंग के ये बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा। और अभी के सीजन में, यूएस वाले सीजन में, वो एक शार्क बन के वापस आया। तो यू कैन इमेजिन कि कितना अलग तरीके से वो लोग वहां पे काम करते हैं। पूरा नहीं, जब लेंस का जब जस्ट शुरू हुआ था ना, उस टाइम का पेज उसने ऐसे दिया, हाँ इन्वेंशंस, हाँ वो नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बट लेंस कार्ट है ना, लेंस कार्ट और इवन वो शुगर, वो कौन है वो, नहीं वो नहीं रहे, हाँ वो आईआईएम से सीख किया हुआ एजुकेशन वगैरह। लेंस कार्ट और ये दोनों शुगर कॉस्मेटिक्स, दोनों बहुत बड़े लॉस मेकिंग कंपनीज, मतलब 100 100 200 200 करोड़ का लॉस कर रहे हैं ये हर साल। उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, उन चारों में से, पांचों में से जो बैठता है, वो है बोट वाले अमन गुप्ता। और वो तो कभी उसके आगे उन्होंने फंडिंग ही नहीं लिया। उनका रेवेन्यू इतना है कि उनको फंडिंग की अब बोलते जरूरत ही नहीं, अपने आप में यूनिकॉर्न है वो। सीए। देखो, आगे बढ़े, बुराइयों के बारे में बात करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, सुननी है बुराइयां? तो तुमको क्या लगता है, कैपिटलिज्म अच्छा है या बुरा? कैपिट अच्छा भी और बुरा भी, तुम्हारे जैसे के? बहुत अच्छा।
लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स। बुरी बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, और ये सच है कि वो सुना भी होगा तुमने, अमीर जो है वो और अमीर बन रहा है और गरीब जो है वो और गरीब बन रहा है। ये सच है क्योंकि दुनिया की 80% वेल्थ, ध्यान से सुनना, दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोग कंट्रोल करते हैं, और बाकी की जो 20% वेल्थ है वो 80% लोगों में बटी हुई है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, यू कैन इमेजिन। हाँ, सच है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम साल की 5 लाख से ज्यादा है तो आप टॉप 5%, टॉप 10% वाली कैटेगरी में आते हैं। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो अभी हमें ग्रो करना है, हम डेवलपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। अब जैसी वो गोल्ड वाली कहानी थी हमारी, रॉबिन्सन क्रूसो वाली। अब गोल्ड आप बोल सकते हो राइट टू इक्वालिटी के चलते, बीइंग अ ह्यूमन राइट, राइट टू इक्वालिटी के चलते आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन वहां पे ऐसा है कि प्रॉपर्टी राइट्स मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पैसे दिए, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसका प्रेवलेंस जो है, प्रेसिडेंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कि मैं चीजें खरीद सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग कि मैं सबको इक्वली बांटू। मैं चीजें खरीदूंगा, पैसा कमाऊंगा और सब में बांटूंगा, ऐसा है। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से वाइड डिफरेंसेस होते हैं अपॉर्चुनिटीज में। ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है। अब ये इतना ज्यादा सच नहीं है, क्योंकि अगर आप यूएसए में जाओ तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम दो ही होते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे ये दो तो है ही, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं नॉर्मल, सपोज करो आपको जॉब वॉब नहीं मिला या आप गरीब हो, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको खाना मिलता है। लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ऑफकोर्स, आपका नंबर लगा तो फिर हॉस्टल में एंट्री, आपको बेड मिलेगा सोने को वगैरह वगैरह उस दिन के लिए, फिर अगले दिन वापस लाइन में खड़े रहो, ऐसा है। तो ये पूरा सच नहीं है इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। Due to income inequality, pattern of demand does not represent the real needs of society. ये तो सच बात है, क्योंकि जो चीजें एक्चुअली बहुत कॉस्टली है और जिनकी जरूरत नहीं है, वो उनकी डिमांड अपने आप ही बढ़ते चली जा रही है। जैसे डायमंड्स, डायमंड्स का कुछ यूज नहीं होता, बट उसकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, पैसा कमा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हैं, मैं जैसे बताया, कभी भी आपको काम पे से निकाल सकते हैं, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद कंज्यूमर सॉवरेंटी, ऐसा बोलते हैं कंज्यूमर इज द किंग, ये एक्चुअली मिथ है, क्योंकि वहां पे लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और आपको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपको जॉनसन एंड जॉनसन का एड देखा है बचपन में, आपको लगाया भी होगा बचपन में, है ना, घर जाके पूछना। तो जॉनसन एंड जॉनसन पे पूरे वर्ल्ड में केसेस चालू है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी ये पाउडर और वो क्या बोलते हैं वो, नहीं नहीं डायपर थोड़ी बनाते हैं, हाँ वो सब चीजें साफ करने वाली और ऊपर से लगाने वाली टाल्कम पाउडर वगैरह वगैरह, इन सब से बच्चों में कैंसर फैल रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने जॉनसन एंड जॉनसन पे केस किया, इतने केसेस किए कि उन्होंने वो सेगमेंट ही बंद कर दिया। कहाँ पे? बाहर के देश में, इंडिया में चल रहा है। तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, मैं वही बोल रहा था तुमको, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत कॉमन सी चीज है। उसके अलावा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर। अब ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हेल्थ केयर उनका अच्छा है, इंडिया से कई गुना बेहतर है, एजुकेशन भी कई गुना बेहतर है। तो ये पूरा सच नहीं है। उसके बाद अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, ये तो बिल्कुल सच है। इसकी वजह से डिप्रेशन या फिर रिसेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, अनप्लान्ड प्रोडक्शन।
कि किसी की ग्रीड की वजह से बहुत ज्यादा उन्होंने सपोज करो प्रोड्यूस कर दिया, या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। उसके अलावा इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होता है। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, यानी कि बड़े बड़े लोग जो है वो और ज्यादा सत्ता पावर कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव मटेरियलिज्म आपको देखने को मिलता है वहां पे, कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना ज्यादा अच्छा। ये जनरली हमारी सोसाइटी में भी ये ट्रेंड बन रहा है धीरे धीरे, कि क्वालिटी से ज्यादा उसके पॉकेट में कितना पैसा है उसको ज्यादा मैटर दिया जाता है। उससे ही आपका स्टेटस डिसाइड होता है। सच है। तो ये था कैपिटलिज्म। अच्छी बात है, बुरी बात है। मेरा काम है पॉजिटिव बताना, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव यानी कि अच्छी बातें नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स बताना। तुम्हारा काम है नॉर्मेटिव होके सोचना, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। ठीक है, तो वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ओके, तो कल शुरू करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, और फिर सैटरडे को आपका रहेगा टेस्ट। बताया था मैंने 1.1 पे आपका टेस्ट है। आपको क्लासरूम में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर से टेस्ट दे सकते हो। मैं क्या करूंगा, अगर बाकी के लेक्चर्स हैं प्लान किए हुए तो मैं 7 बजे भेज दूंगा, 15 मिनट में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। उनको लगी इमीडिएटली स्कोर भी दिख जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार जाने से पहले रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। 4 हमारे पास सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस एंड फ्यूचर प्रोविजन। इन 4 सवालों के 3 सॉल्यूशंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोलते हैं। सबसे पहली इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ी, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में जितने ज्यादा आपके पास पैसे उतने ज्यादा आप रिसोर्सेस कंट्रोल कर सकते हो। गवर्नमेंट एक बहुत लिमिटेड रोल प्ले करता है। क्या आप मुझे कोई कंट्री बता सकते हो? यूएसए, यूके वगैरह वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे जो 4 सवाल थे उसके सॉल्यूशन कैपिटलिज्म के पास कैसे हैं। सबसे पहला सवाल है, मैं सवाल बोलूंगा आप जवाब बोलना। व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा। हाउ टू प्रोड्यूस, इसकी कॉस्ट कम। फॉर होम, जिसके पास खरीदने की ताकत है उसके लिए ही बनाया जा रहा है, और वो कैसे डिसाइड होता है? इनकम से। और लास्ट था फ्यूचर प्रोविजन, वो डिसाइड करोगे तुम कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से। सेविंग्स डिसाइड होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इन्वेस्टमेंट डिसाइड होते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, क्लियर है? फिर हमने अच्छी बातें बुरी बातें दोनों पढ़ी। एनी डाउट्स? चलो फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।